हेलो एवरीवन। आज है 27 जून 2025। तो आज के हमारे द हिंदू के टॉपिक रहेंगे भारत रिजेक्ट्स एससीओ एग्रीमेंट, साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। तांबे की आयात पर प्रतिबंध लगा था, उस पर एक याचिका दायर की गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया इसको लेकर। एमएसएमई के जो ऋण है उसमें गिरावट देखी गई है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हमसे शुरू करते हैं। हम सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया डिक्लाइंस टू एंडोर्स जॉइंट सेटलमेंट एट द एससीओ ओवर एक्सक्लूजन ऑफ पहलगाम। मतलब जो एससीओ का जो आया था एग्रीमेंट, उस पर भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस एग्रीमेंट में भारत का जो पहलगाम अटैक है उसका विवरण नहीं दिया गया था। तो इसी वजह से भारत अपनी अखंडता और क्षेत्रीय जो अपनी प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता को पहल देते हुए भारत ने इस एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। ये हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, मिनिस्टर राजनाथ सिंह भारत के हैं। और ये चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट डोंगजुंग हैं। तो यहाँ पर चीन में इस बार इसका आयोजन किया गया था शंघाई कॉरपोरेशन का। चर्चा में क्यों है? हमने देख ही लिया कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें जो भी संयुक्त बयान था उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, क्योंकि जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था भारत में, तो उसका विवरण उसमें नहीं किया गया था। कि उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी। अब देखिए भारत क्या कहता है कि आतंकवाद को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। भारत इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन देशों की आलोचना की जो कि आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत के इस रुख के कारण एससीओ की बैठक बिना संयुक्त बयान के ख़त्म हुई है। कोई इस पर एक जॉइंट जो भी बयान था, कोई भी संयुक्त बयान नहीं हो पाया है। संगठन की में जो सहमति हुई है उसके सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इसमें अपना निर्णय नहीं दिया है। भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति है उसमें सबसे पहली नीति है ज़ीरो टॉलरेंस की। भारत जो है आतंकवाद को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करता। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उसने शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक जो अभी चाइना में हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों का विरोध होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ इनडायरेक्टली भी कहा है, पूरी तरह से नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। ऐसे कहा है कि जो आतंकवाद को पूरी तरह से समर्थन करते हैं तो उनका विरोध, उनकी आलोचना होनी चाहिए। दूसरी नीति है सुरक्षा और खुफिया तंत्र। भारत इसके लिए सुरक्षा सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहा है। खुफिया तंत्र, खुफिया एजेंसियों का प्रयोग कर रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और अन्य खुफिया एजेंसियों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए जा रहा है। 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में काफ़ी सुधार किए गए। एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर दिए गए। पहले एक पूरे एक सेंटर का एक केंद्र हुआ, सेंटर हुआ करता था एक मेन पूरे इंडिया का, लेकिन अब जो रीजनल सेंटर है वो भी स्थापित किए गए इन खुफिया एजेंसियों के। कानूनी ढांचा कैसा है भारत का? गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए और आतंकवाद निरोधक अधिनियम, कानूनी आतंकी गतिविधियां, वित्त पोषण, भर्ती को रोकने के लिए। तो इन सभी के जो भारत के द्वारा कानूनी ढांचा मजबूत किया जा रहा है आतंकवाद को रोकने के लिए। सर्जिकल कार्रवाई की जा रही। 2016 के जो उरी और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट हवाई हमले किए, जो कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रुख को दर्शाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। FATF जो एक संस्था है, एक फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके थ्रू आतंकी वित्त पोषण पर नकेल कसने की जो भारत की नीतियां हैं, और यूएन में व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि को प्रस्तावित करता है। काफ़ी कदम उठाए हैं भारत ने इस क्षेत्र में। शंघाई कॉरपोरेशन जैसे मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एकजुटता की मांग की है कि सभी जो भी इस कॉरपोरेशन के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को एकजुट होना पड़ेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय रुख भारत का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है।
एससीओ की बैठक में पहलगाम की जो शामिल नहीं किया गया था, पहलगाम अटैक को, तो इसकी वजह से भारत ने उस चीज़ की भी निंदा की है। भारत ने बलूचिस्तान जैसे मुद्दे, जैसे कि बलूचिस्तान अब अपने एक अलग देश की मांग कर रहा है, उनको शामिल करने वाले बयानों का भी विरोध किया जब तक कि उसकी चिंताओं को संबोधित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा भारत बढ़ाता जा रहा है। साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण से निपटने के लिए भारत ने साइबर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया है। डिजिटल निगरानी और डेटा विश्लेषण भी शामिल होता है इसमें। सामुदायिक और सामाजिक उपाय किए जा रहे हैं कट्टरपंथीकरण जो रोकने के लिए। सामाजिक समावेशन, शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर आतंकवाद का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह यहां पर ऐसे बहुत से प्रोग्राम, मतलब ऐसे उपाय किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। केरला साहित्य अकादमी अनाउंसेस लिटरेसी अवार्ड्स, मतलब जो केरला साहित्य अकादमी है उसके द्वारा लिटरेसी यानी कि साहित्य अवार्ड जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। किन किन को दिए गए हैं इस अवार्ड में 50,000 की जो कैश प्राइज़ दिया जाता है और एक गोल्ड लॉकेट ऑफ 2 सवोरेंस, ये सब कुछ, और एक साइटेशन दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक शॉल उसको शॉल उनको दिया जाता है। तो ये सभी इस अवार्ड में मिलता है। चर्चा में क्यों है? केरल साहित्य अकादमी जो है उसने 2024 के जो साहित्य पुरस्कार हैं उसको अनाउंस किया है और अकादमी के अध्यक्ष हैं के सच्चिदानंदन ने इसकी घोषणा की है। तो अवार्ड किन किन को दिए गए हैं? मिक्स उपन्यास के लिए GR इंदुगोपन, आनो के लिए, आनो इनका ये उपन्यास है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। मिक्स कविता के लिए अनीता पंथी को मोरिंगा वाजा करिवेप्पू, तो ये कविता है इनकी, अनीता जी की, इनको दिया गया अवार्ड। उसके अलावा मिक्स चेनु कथा यानी कि लघु कहानी, छोटी कहानी जिसे बोलते हैं, तो वी शिनीलाल को दिया गया गारीसप्पा अरुवी अथवा औरू जल यात्रा के लिए, मतलब ये जो छोटी कहानी है इसके लिए वी शिनीलाल को अवार्ड मिला है। उपन्यास यानी कि निबंध के लिए M स्वराज पुक्कालुडे पुस्तकम के लिए CB कुमार एंडोवमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है पहले। अब देखिए इसके अलावा जो जो अवार्ड होते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के अवार्ड पूरे भारत में मतलब जो दिए जाते हैं 23 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं युवा लेखकों को जिनकी एज 35 वर्ष से कम होती है, जो यंग जनरेशन होती है उनको अवार्ड दिए जाते हैं ताकि यंग जनरेशन को लिटरेचर में काफ़ी प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब अगर उनके लिए अच्छे कदम उठाए जाएंगे, मान लीजिए कोई यंग जनरेशन कोई भी है ना, जो युवा पीढ़ी होती है कोई इस तरह के कार्य करती है, कोई भी कविता कहानी लिखना उपन्यास लिखना, तो उनको अवार्ड से उन्हें प्रेरित किया जाता है, मतलब उन्हें और ज़्यादा ऐसे काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, फिर वो आगे और चलकर अपने साहित्य क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। हिंदी में पार्वती तिर्की, फिर उगना कविता, मराठी में प्रदीप कोकरे, खोल खोल दुष्काल डोले, मैथिली में नेहा मनी झा, बनारस आहम, तो इन सभी के लिए ये जो कविताएं हैं, मतलब ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये इनकी रचनाएं हैं, तो इनके लिए अवार्ड दिए गए हैं। इसमें पुरस्कार की में क्या रहता है, 50,000 रुपये, एक ताम्रपत्र होता है और एक प्रशस्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार भी होता है जो कि 9 से 16 वर्ष के पाठकों के लिए रचनाओं को सम्मानित किया जाता है। ये 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। 9 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है ये अवार्ड। हिंदी में सुशील शुक्ल 1/12 ये कहानी है। मराठी में सुरेश सावत को आभा व्यामा कविता है ये, इसके लिए मिला है। मैथिली में मुन्नी कामत को चुक्का कहानी के लिए, इसमें भी पुरस्कार सेम रहता है, 50,000 रुपये मिलते हैं कैश प्राइज़ और ताम्रपत्र दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट साइटेशन मिलता है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य का सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है और अंग्रेजी में लेखन के लिए। 2024 का पुरस्कार अभी तक इसको अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन यह 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान करता है। मतलब इसके लिए
11 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है, प्रशस्ति पत्र, एक सर्टिफिकेट मिलता है और जो कांस्य प्रतिमा मिलती है वो दी जाती है। इसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया 2024 का। अगर हम भारत के सबसे पहले विजेता देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार के कौन हैं, तो जी शंकर कुरूप मलयालम के हैं। ओडकुज्झल रचना के लिए इन्हें मिला है, मलयालम में इन्होंने अपनी रचना लिखी थी। जी शंकर कुरूप 1965 में ये पहली बार अवार्ड दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया गवर्नमेंट आस्क कोर्ट टू रिजेक्ट चैलेंज टू कॉपर इंपोर्ट कर्ब्स। मतलब कि जो तांबे के इंपोर्ट पर जो याचिका दायर की गई थी, तो जो है भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि उस याचिका को मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाए। केंद्र ने कॉपर कैथोड आयात पर अपनी जो गुणवत्ता नियंत्रण उपाय है उसका बचाव किया। एकाधिकार प्रथा के दावों का खंडन किया। वो कहते हैं कि किसी भी कंपनी का या किसी भी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं है। आपूर्ति की जो कमी हो रही है उसके बारे में चिंता को जताते हुए 10 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने पहले ही प्रमाणन पत्र प्राप्त कर लिया है। सरकार ने ये कहा है कि विनियमन का उद्देश्य है उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धा ना कि प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना। ये याचिका इसलिए दायर की गई थी ताकि जो घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ावा मिल सके। अगर बाहर से हर एक चीज़ आयात होने लगेगी तो भारत में जो चीज़ बनाई जा रही है उसको कौन यूज़ करेगा, तो फिर यहाँ के जो लघु उद्योग है वो बंद हो जाएंगे। इसी तरह घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते रहते हैं। परिष्कृत तांबा जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत, मतलब भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है तांबा। अदालत में अपनी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का बचाव किया है क्योंकि उन पर ये आरोप लगे हैं कि इससे आपूर्ति में कमी आएगी और 3 घरेलू आपूर्तिकर्ता का एकाधिकार बन जाएगा। बॉम्बे ये जो कंपनीज हैं, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज और बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन की याचिका पर 160 से ज़्यादा मतलब पृष्ठों में उत्तर दिया। सरकार ने कहा है कि आपूर्ति बाधाओं पर उनकी चिंताएं गलत और निराधार है, मतलब कि इसमें आपूर्ति की कोई भी बाधा नहीं होगी। तांबा जो है भारत सरकार द्वारा 2023 में पहचाने गए 30 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। देश के भीतर मांग 2030 तक दुगनी होने की उम्मीद है कि इसकी जो मांग है वो दुगनी हो सकती है। घरेलू आपूर्ति में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वेदांता, अडानी, राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान कॉपर का वर्चस्व है, लेकिन इसमें जो वेदांता कंपनी है उसका ज़्यादा एकाधिकार देखने को मिलता है। अब देखिए तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तांबे का उपयोग बिजली की तारों में आपने देखा होगा, घर पर हम जो तारे केबल्स यूज़ करते हैं, मोटर वाइंडिंग्स में करते हैं, तो उन पर क्या होता है कि तांबे की तार होती है उनमें, तो क्योंकि यह एक उत्कृष्ट विद्युत चालक है। इसमें ये ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तांबे के घटक के रूप में काम करते हैं। निर्माण उद्योग में इसका यूज़ होता है। तांबे की पाइप्स बनती है। ट्यूब्स का उपयोग जल आपूर्ति के लिए, हीटिंग, कूलिंग, जो हम गीज़र यूज़ करते हैं उनमें सभी में तांबा यूज़ होता है। छत, दीवारें और सजावटी तत्वों में तांबे की चादरों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मशीनरी में इसका यूज़ होता है। तांबे के जो मिश्र धातु हैं जिसमें पीतल आता है, कांस्य, तो इनका उपयोग मशीनों में, औजारों में और जो भी पुर्जे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे किसी भी मशीनरी के, उसमें यूज़ होता है। हीट एक्सचेंजर्स के और रेडिएटर्स में तांबे का उपयोग इसकी जो उच्च तापीय चालकता के कारण होता है। परिवहन में इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल, जहाज, विमानों में तांबे का यूज़ होता है। वायरिंग में, रेडिएटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है, मतलब हर एक चीज़ में अब तांबे का यूज़ होता है। तो इसी वजह से भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा जो आयात है, मतलब आयातक है, भारत आयात करता है तांबा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, EVs में तांबे की जो मांग है वो बैटरी मोटर सिस्टम के लिए बढ़ रही है। सिक्के मुद्रा में इसका यूज़ किया जाता है, विशेष रूप से जो मिश्र धातु के रूप में इसको यूज़ करते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा, इतना ही नहीं, मशीनरी मतलब टेक्नोलॉजी के अलावा ये स्वास्थ्य चिकित्सा में भी यूज़ होता है। जीवाणुरोधी, एंटीबैक्टीरियल गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग अस्पतालों में सतह, उपकरण और जल शुद्धिकरण के सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रसोई के बर्तन भी तांबे के बने होते हैं, कई बार गहने होते हैं, सजावटी वस्तुओं में तांबे का उपयोग होता है।
रासायनिक उद्योग में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट के रूप में ये काम करते हैं। तो इन सभी का यूज़ काफ़ी मतलब तांबे का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है MSME क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन स्लिड 7% इन फाइनेंशियल ईयर 25 एज लैंडर्स स्टेड ऑफ माइक्रो लोन्स। एक रिपोर्ट में ये देखा गया है कि जो माइक्रो लोन्स के जो ऋणदाता हैं मतलब ऋण देने वाले, तो उन्होंने काफ़ी गिरावट की है, मतलब रुचि नहीं दिखाई है जो MSME कंपनीज हैं उनको लोन देने में। तो 7% की गिरावट देखेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऋण उत्पत्ति में 7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि ऋणदाता 1 करोड़ रुपए से कम के सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो लोन देने से बच रहे हैं। जो ऋणदाता कौन होते हैं? जो लोन देता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब जो 1 करोड़ से कम रुपए का लोन जिसको चाहिए वो उसको लोन नहीं दे रहे हैं। तो इसी वजह से ये गिरावट देखी जा रही है। इससे क्या होगा, जो हमारे MS माइक्रो स्मॉल जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर उनको वित्त पोषण नहीं दिया जाएगा तो उनका काम बंद हो सकता है ना, तो कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। MSME के जो वित्त पोषण की नीतियां भारत में कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बैंक ऋण की बात करते हैं हम। बैंक ऋण देता है इस क्षेत्र में, मतलब बैंक से लोन लिया जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बैंकों को MSME को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण प्रदान करना जरूरी है। मतलब बैंकों पर ये प्रतिबंध, ये मतलब कि बाध्यकारी किया गया है कि MSME को जो है इसको प्रायोरिटी देने के तहत जो लोन देने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता। इसमें कार्यशील पूंजी ऋण, टर्म लोन दिए जा सकते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, तो ये सभी शामिल हैं। मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना है ये। इसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 10 लाख तक के ऋण बिना कोलेटरल के मिल सकते हैं। 3 श्रेणियों में ऋण दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा। एक होते शिशु ऋण जो कि 50,000 से कम रुपए के मिलते हैं। उसके बाद आते हैं किशोर ऋण जो कि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, 50,000 से 5 लाख तक के बीच किसी को अगर लोन चाहिए तो उसको किशोर लोन का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा तरुण लोन होते हैं 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, ये दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा। इसके अलावा एक टर्म लोन्स भी होते हैं जैसे जो कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए दिए जाते हैं। मशीनरी, उपकरण इनको खरीद करने के लिए या अपना व्यवसाय का विस्तार करने के लिए इसको लिया जाता है। कार्यशील पूंजी ऋण यानी कि वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं दैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि इन्वेंट्री या कर्मचारी वेतन। तो ये अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं जो कि बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं। ब्याज सब्सिडी योजनाएं दी जाती। कुछ बैंक सरकारी योजना के तहत ब्याज दर पर सब्सिडी भी देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए CLSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो ये भी मतलब कुछ योजनाएं दी जाती, जिससे क्या होता है कि जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका होता है, क्योंकि उन्हें प्रेरित किया जाता है कि आप हम बैंक से लोन लेकर सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थान भी स्थापित किए जाते हैं। NBFC छोटे सूक्ष्म व्यवसायों को तेज़ी से लोन देते हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर बैंक कम एक्टिव होते हैं। मतलब जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं होते या फिर जिन क्षेत्रों में बैंकों का लोन देना संभव नहीं होता है, तो वहां पर NBFC जो है वो लोन देते हैं। लचीली शर्तें, कम कागजी कार्रवाई के साथ ये लोन देते हैं और ब्याज दरें बैंक की तुलना में अधिक हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा होता है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान होते हैं सूक्ष्म उद्यम, विशेष रूप से जो ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे मूल्यों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकारी योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिसमें CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। मतलब कि जो माइक्रो एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज होते हैं, मतलब कि छोटे घरेलू लघु उद्योग को शुरू करने के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी दी जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें जो नई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी के साथ लोन मिलता है। आत्मनिर्भर योजनाएं जैसे कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, अन्य राहत पैकेज जो कि कोविड-19 के बाद शुरू किए गए और
कुछ हद तक अभी भी उनको लागू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया ये भी एक सरकारी योजना है। महिला SC ST के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। उद्यमी मित्र योजना स्टार्टअप्स और MSME को वित्त पोषण मेंटरशिप प्रदान करने के लिए ये लोन दिए जाते हैं। वेंचर कैपिटल आपने सुना होगा, एंजल इन्वेस्टमेंट, तो ये सभी लोन दिए जाते हैं। पीयर टू पीयर एक लोन होता है, लेंडिंग मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेयरसेंट, लैंडबॉक्स आदि के माध्यम से ये छोटे छोटे लोन लिए जाते हैं। क्राउड फंडिंग व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कीटो जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को फंड दिया जा सकता है। इनवॉइस फाइनेंसिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म रेक्सिल, इनवॉइस मार्ट, इस पर बकाया चालानों के आधार पर नकदी लोन दिए जाते हैं। कई मतलब ऐसा होता है कुछ डिजिटल ऑनलाइन लोन भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कैश लोन भी उपलब्ध हैं। विशेषीकृत वित्त पोषण, इसके अलावा एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के जरिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और बैंकों के माध्यम से निर्यातकों के लिए प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध है। महिला उद्यमी योजनाएं, जैसे महिलाएं कोई अपना काम या व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, स्टैंड अप इंडिया, अन्नपूर्णा योजना, सेंट कल्याणी जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए इम्पोर्टेंट है। हरे और टिकाऊ वित्त पोषण, पर्यावरण परियोजना के लिए सिडबी और अन्य संस्थानों से लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल और फिनटेक समाधान, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि पेटीएम, रेज़ोर पे और इंडिफी छोटे व्यवसायों को त्वरित लोन देते हैं, जो कि डिजिटल लेन देन क्रेडिट स्कोर के आधार पर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं पेटीएम रेज़ोर पे के थ्रू करते हैं। UPI आधारित वित्त पोषण होता है। कुछ फिनटेक कंपनियां UPI डेटा के आधार पर जो वर्किंग कैपिटल होती है ऋण वो प्रदान करती है। इसके अलावा और कौन कौन से विकल्प होते हैं लोन लेने के लिए? सिडबी बैंक, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया MSME के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण देता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट आप इस बैंक से भी लोन ले सकते हैं, अप्रत्यक्ष मतलब इसी बैंक से आप किसी के माध्यम या किसी और बैंक के थ्रू भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये कच्चे माल के लिए मार्केटिंग की सहायता के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ऑनलाइन पोर्टल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। उद्यम registration.government.in ये साइट है, इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और MSME के जो भी लाभ जो भी उनके लिए सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जो भी मतलब इतनी सारी नीतियां भारत सरकार के द्वारा ये घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं, ताकि जो भारत का जो उद्योग है वो बढ़ सके और जो भारत की अर्थव्यवस्था वो अच्छे से चलती रहे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। मिलते हैं हम अपने कल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।